Hello students, welcome to your biology class. I hope you are doing good. So in our last class, we were studying about the chapter which is sexual reproduction and flowering plants, है ना? Sexual reproduction and flowering plants नाम का चैप्टर हमने शुरू किया था और हमने इसमें क्या क्या पढ़ लिया. हमने पढ़ा कि फ्लावर किस तरह से इम्पोर्टेंट है, फ्लावर की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्यों है, ये कुछ फ्लावर के पार्ट्स मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं, पार्ट्स ऑफ फ्लावर जो हैं उनके क्या फंक्शंस हैं, which one are the essential words, which one are the non essential words, ये सब हमने पढ़ा. उसके अलावा मैंने आपको स्टेमन यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टार्ट करवाया था. मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में वी हैव एंथर एंड फिलामेंट. एंथर जो है उसके दो लोब्स हैं, हर लोब में थीका है, हर थीका में स्पोरेंजियम है ना. तो ये सारी चीजें मैंने आपको सिखाई. अब माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बताया. माइक्रोस्पोरेंजियम जो है वो ऐसा दिखता है. दिस इज हाउ माइक्रोस्पोरेंजियम लुक्स लाइक. सो यहाँ पे है एंथर. दिस इज दी एंथर. एंथर के अंदर हमने देखा था कि यहाँ पे 1 2, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 4 है ना. इस तरह से बॉल लेयर्स होती हैं. एक का नाम टैपेटम, मिडल लेयर्स, एंडोथीसियम और एपिडर्मिस. ये सारी लेयर्स के बारे में मैंने आपको पढ़ाया. इन लेयर्स का क्या क्या फंक्शन है वो भी मैंने आपको पढ़ाया. एपिडर्मिस, एंडोथीसियम एंड मिडल लेयर्स, वी आर डन विद दोस लेयर्स. नाउ we will be moving on to the fourth layer. और fourth layer कौन सी है? Fourth layer is tapetum. तो tapetum जो है it is the innermost layer. ये जो है ये innermost wall layer है किसकी? एंथर की. सबसे अंदर एंथर में यही लेयर होती है. innermost wall layer of anther is known as tapetum. उसके अलावा ये जो है टैपेटम, इसके सेल्स जो होते हैं आर हैविंग पॉलीपोलॉइडी. क्या होते हैं इसके सेल्स के पास, क्यों होती है दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट इतना जरूर याद रखना कि वो सेल्स पॉलीपोलॉइड होते हैं. पॉलीपोलॉइड का क्या मतलब होता है? मोर सेट ऑफ क्रोमोसोम्स. बच्चा जनरली तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं या डीएनए के सेट्स होते हैं वो डबल होते हैं, डिप्लॉइड कहते हैं उसको, या एक होता है हेप्लॉइड कहते हैं. ये जो है इनके न्यूक्लियस के अंदर दो से ज्यादा सेट होते हैं. ठीक है, इनके न्यूक्लियस के अंदर दो से ज्यादा सेट होते हैं क्रोमोसोम्स के, और इन्हीं सेट्स को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं कि वो पॉलीपोलॉइड है. अपार्ट फ्रॉम दिस उसके बाद सेल्स जो हैं दे आर मल्टीन्यूक्लिएट. मल्टीन्यूक्लिएट यानी कि एक से ज्यादा न्यूक्लियस है. तो देखो न्यूक्लियस भी एक से ज्यादा है ना. न्यूक्लियस ज्यादा है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स भी ज्यादा है, तो हम बोलेंगे इनके अंदर हाई अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है. वो तो आपको पता चल ही रहा है. एक सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस, हर न्यूक्लियस में दो से ज्यादा सेट हैं क्रोमोसोम के. दैट मीन्स इनमें जेनेटिक मटेरियल का जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा है. हाई अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट इन टेपिटम. ठीक है, समझ आया. अब ये क्या करता है, काम क्या है इसका? इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू ग्रोइंग पोलन ग्रेन्स. जो पोलन ग्रेन्स ग्रो कर रहे हैं, जो पोलन ग्रेन्स जो हैं वो ग्रो कर रहे हैं, उनको ये क्या प्रोवाइड करता है? उनको ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू ग्रोइंग पोलन ग्रेन्स. ये भी ठीक है. अब न्यूट्रिशन में वो सिक्रीशंस करेगा. What all secretions are there in a tapetum? तो मैं आपको मेन सिक्रीशंस बता देती हूँ. ठीक है, पोलन ग्रेन को नरिश करना, न्यूट्रिशन देनी है ना पोलन ग्रेन्स को, तो न्यूट्रिशन जब देनी है पोलन ग्रेन्स को तो सिक्रीशंस करनी पड़ेगी. अब सिक्रीशंस में क्या क्या है? एक हो गया हमारे पास ट्राइफीन, एक हो गई हमारे पास पोलन किट. ट्राइफीन है, पोलन किट है. उसके अलावा क्या है? प्रोयूबिश बॉडीज हैं. क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगी. प्रोयूबिश बॉडीज के अलावा क्या है? स्पोरोपोलिन नाम का मटेरियल है. और सो ट्राइफीन, पोलन किट, प्रोयूबिश बॉडीज, स्पोरोपोलिन, ये सारी चीजें जो हैं कंपैटिबिलिटी प्रोटीन्स. देखो
ये सारी चीजें जो हैं ये प्रेजेंट, ये सिक्रीशंस हैं किसकी? टैपेटम की। कर क्या रही है ये देखो आप। हमारा जो ट्राइफीन और पोलन किट है, सबसे पहले ये क्या करते हैं, दीज टू सिक्रीशन मेक्स पोलन स्टिकी। ये पोलन को चिपचिपा बनाते हैं। बता देखो टैपेटम है ना, देखो सबसे इनरमोस्ट लेयर जो है ये वाली, यहाँ पे पोलन बैठे हैं। लेट्स से जो मैंने पी लिखा है ये पोलन है, ये रही टैपेटम, ये आपकी टैपेटम है। ठीक है, टैपेटम क्या करती है? टैपेटम इन पोलन ग्रेन्स को क्या देती है? न्यूट्रिशन देती है। टैपेटम विल बी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन टू दीज पोलन ग्रेन्स, तो वो धीरे धीरे जो है अपनी सिक्रीशन छोड़ती रहेगी। तो इसने स्टिकी सब्सटेंसेस रिलीज किए जिनका नाम था ट्राइफीन और पोलन किट। क्या लगता है क्यों किए होंगे? ताकि पोलन स्टिकी बन जाए। ट्राइफीन और पोलन किट ने स्टिकी सब्सटेंसेस रिलीज किए ताकि जो पोलन ग्रेन है वो स्टिकी बन जाए। अब पोलन ग्रेन को स्टिकी बनाना क्यों है? पोलन ग्रेन को स्टिकी इसलिए बनाना है ताकि जब इंसेक्ट आके एंथर पे बैठे तो पोलन ग्रेन जो है वो इंसेक्ट के ऊपर चिपक के चला जाए दूसरे फ्लावर के पास या ओवरी के पास, स्टिग्मा के पास। मुझे एक बात बताओ, अगर पॉलिनेशन यानी कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, मैंने आपको पिछले चैप्टर में पॉलिनेशन सिखाया था क्या होता है। अगर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जब आपको पोलन ग्रेन पहुंचाना है, अगर विंड ने वो पोलन ग्रेन ले जाना होता और वो पोलन ग्रेन चिपचिपा होता तो क्या वो हवा से उड़ता? उड़ता ही ना, है ना। तो फिर तो पॉलिनेशन में नुकसान हो गया। प्लीज रिमेंबर ये सिर्फ उन प्लांट्स में यूज होगा ट्राइफीन और पोलन किट जहां पे कौन सी पॉलिनेशन होती है? जहां पे इंसेक्ट पॉलिनेशन होती है। सो दीज सिक्रीशन आर प्रेजेंट, ये जो सिक्रीशंस मैंने यहाँ पे ड्रॉ की हैं, दीज आर प्रेजेंट ओनली इन insect pollinated plants। प्लीज रिमेंबर ट्राइफीन और पोलन किट जो है सिर्फ उन्हीं प्लांट्स में प्रेजेंट है जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड है। दीज आर एब्सेंट इन विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स। विंड पॉलिनेशन में तो ये नुकसान का सौदा है, नुकसान हो जाएगा, है ना, पोलन ग्रेन उड़ ही नहीं पाएगा। प्रोयूबिश बॉडीज जो है ये ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं, जैसे ऑयल ड्रॉपलेट्स होते हैं वैसे। और स्पोरोपॉलिन जो है ये एक बहुत ही हार्ड मटेरियल है, हार्ड सा मटेरियल है जो कि पोलन ग्रेन के ऊपर चिपकेगा ताकि पोलन ग्रेन जो है वो स्ट्रांग बन जाए। तो ऑयल ड्रॉपलेट और हार्ड मटेरियल स्पोरोपॉलिन जब जुड़े तो बनती हैं यूबिश बॉडीज, यूबिश बॉडीज बनती हैं तब। ठीक है, तो आई होप आपको टैपेटम न्यूट्रिशन कैसे दे रही है ये समझ आया। ट्राइफीन और पोलन किट जो है वो उसको बनाती है चिपचिपा, चिपचिपे बनने से क्या होता है, वो इंसेक्ट के ऊपर चढ़ के पॉलिनेशन कर लेता है। प्रोयूबिश बॉडीज जो है वो ताकत, एनर्जी देती है। ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं ये, ऑयल ड्रॉपलेट्स के ऊपर स्पोरोपॉलिन नाम की परत जम जाती है और वो यूबिश बॉडीज बन जाती है। ये जो स्पोरोपॉलिन है ये पोलन ग्रेन्स को रेजिस्टेंट बनाती है, पोलन ग्रेन्स को हार्ड कंडीशंस में सरवाइव करने की शक्ति देती है। कंपैटिबिलिटी प्रोटीन्स मैं आपको सिखाऊंगी जब हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन। ठीक है, यहां तक समझ में आया? चलो, तो यहां तक आपको आई होप ये टैपेटम की जो फंक्शनिंग है ये अच्छे से समझ आए। अब इसके बाद याद रखना कि जो टैपेटम है वो दो टाइप्स की है। दिस टैपेटम इज ऑफ टू टाइप्स। कौन सी टू टाइप्स है टैपेटम? देखो, एक है एमीबॉइड टैपेटम, ठीक, और दूसरी है ग्लैंडुलर टैपेटम या सिक्रीटरी टैपेटम। होता क्या है, कुछ टैपेटम के सेल्स जो हैं वो अमीबा की तरह एक साथ फट जाते हैं और सारी की सारी चीजें जो है, सारी की सारी चीजें जो टैपेटम से निकलनी है वो एक ही साथ निकल के पोलन ग्रेन के ऊपर जाके चिपक जाती है, ऐसा भी हो सकता है। ग्लैंडुलर टैपेटम जो है इसमें ऐसा नहीं है, ये ग्लैंड्स की तरह क्या करेगी, धीरे धीरे सिक्रीशंस करेगी, एक एक करके चीज को पोलन ग्रेन के ऊपर भेजेगी। तो एमीबॉइड
टैपेटम में क्या होता है, सेल ऑफ टैपेटम bursts at once, एक ही बार में टूटता है, releasing all its secretions on pollen grains। एक ही बारी में टूटेगा और सारी की सारी सिक्रीशंस कहाँ भेज देगा, पोलन ग्रेन्स के ऊपर। सेल्स ऑफ टैपेटम बर्स्ट एट वंस रिलीजिंग ऑल इट्स सिक्रीशन ऑन पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स के ऊपर सारी से सारी सिक्रीशंस उसने भेज दी। ग्लैंडुलर टैपेटम में क्या होगा, इट विल आल्सो सेंड इट्स सिक्रीशन, बट होगा क्या, इट रिलीजेस इट्स सिक्रीशंस वन बाय वन, ये एक एक करके अपनी सिक्रीशंस को भेजेगा। ठीक है, क्या लग रहा है कौन सी प्रिमिटिव है कौन सी एडवांस है? प्लीज रिमेंबर, एमीबॉइड टैपेटम जो है ये प्रिमिटिव हो चुकी है, ये पुरानी हो चुकी है। एडवांस जो प्लांट्स है, एडवांस जो फैमिलीज हैं उनमें कौन सी, ग्लैंडुलर टैपेटम चलती है। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट नाउ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। सारी की सारी वॉल लेयर्स के बारे में पढ़ लिया है ना। अब अंदर ये क्या है, दो सेल्स थे ना आर्किस्पोरियल सेल, दो सेल में टूटा था, एक जो था उसने वॉल लेयर्स बना ली जिसके बारे में हमने पढ़ लिया, और दूसरा क्या हुआ, दूसरा जो था वो मल्टीप्लाई किया और क्या बना लिया उसने, स्पोरोजीनस टिश्यू। देखो क्या होता है। ओके, लेट्स से एक स्पोरोजीनस टिश्यू है, स्पोरोजीनस टिश्यू बैठा हुआ है। स्पोरोजीनस टिश्यू जो है उसमें क्या रहते हैं, उसके अंदर रहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। ठीक है, अभी तक कोई मियोसिस नहीं हुई, अभी तक जितनी भी चीजें हमने पढ़ी कौन सी, चाहे वो वॉल लेयर्स के सेल्स हो, चाहे वो हमारी टैपेटम हो, चाहे वो एंथर की बाकी वॉल लेयर्स यानी कि एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडल लेयर हो, अभी तक हमने देखा कि ये सारी चीजों में फिलामेंट, एंथर, थीका, स्पोरेंजिया, सारी चीजों में कहीं भी मियोसिस तो हुई नहीं है ना। अभी तक हुई है मियोसिस? नो, अभी तक तो नहीं हुई। तो इन चीजों में अभी तक मियोसिस नहीं हुई, दैट मींस दीज थिंग्स आर डिप्लॉइड, क्योंकि हेप्लॉइड तो हेप्लॉइड ही तो मियोसिस के बाद आएगी, तो ये कैसी है, ये डिप्लॉइड है। माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है अब की बात करेगा मियोसिस, it will be undergoing meiosis, and how many microspores will be formed? 4 microspores will be formed, which is also known as microspore tetrad। ये बात का ध्यान रखना, is also known as microspore tetrad। स्पोरोजीनस टिश्यू है, स्पोरोजीनस टिश्यू जो है उसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल है जो कि डिप्लॉइड है। माइक्रोस्पोर मदर सेल ने मियोसिस की और 4 माइक्रोस्पोर्स बने जिसको हमने माइक्रोस्पोर टेट्राड भी कहा। ठीक है, अच्छा, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनने के प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस है जिसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल ने मियोसिस करके माइक्रोस्पोर्स बनाए, इस प्रोसेस का नाम रखा गया, व्हाट इज दिस प्रोसेस नोन एज, this is known as microsporogenesis, this is known as microsporogenesis। देखो, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरो मतलब माइक्रोस्पोर और जेनेसिस मतलब बनना, तो माइक्रोस्पोर्स का बनना इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हेप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स। प्लीज रिमेंबर, मियोसिस हो चुकी है, मियोसिस के बाद जो भी चीज बनती है वो क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो हाफ होता है। अगर पेरेंट सेल का, मदर सेल का 2n था तो इसके पोलन टेट्राड्स का या माइक्रोस्पोर टेट्राड का n है। तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हेप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम पोलन मदर सेल थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, माइक्रोस्पोर्स का बनना कैसे, मियोसिस से, इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर्स जो है दे आर अरेंज्ड इन अ क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स, द माइक्रोस्पोर टेट्राड।
1 2 3 4 4 माइक्रोस्पोर जुड़े और बन गया माइक्रोस्पोर टेट्राड। पहले मियोसिस 1 होती है ना, फिर मियोसिस 2 होती है। पढ़ाई आपने सेल साइकिल सेल डिवीजन में। मियोसिस एकदम से नहीं हो जाती, पहले मियोसिस 1 होती है, फिर मियोसिस 2 होती है, फिर बन गया माइक्रोस्पोर टेट्राड हमारे पास। ठीक है। एज द एंथर्स मैच्योर, जैसे एंथर मैच्योर होगा, डिहाइड्रेट, मैंने आपको सिखाया था, एंडोथीसियम वाटर लूज कर देगी, एंडोथीसियम वाटर लूज करके श्रिंक कर जाएगी। तो वाटर को लूज करना, हाइड्रेट्स को लूज करना इज नोन एज डिहाइड्रेशन। तो एंथर जब मैच्योर हुआ तो वो डिहाइड्रेट हुआ, माइक्रोस्पोर्स जो हैं वो डिसोसिएट हुए, मतलब अलग अलग हुए, यहाँ पे जुड़े हुए हैं ना टेट्राड में, देखो चारों के चारों माइक्रोस्पोर जुड़े हुए हैं, ये अलग अलग होंगे एक दूसरे से और बना देंगे पोलन ग्रेन्स। होप आपको ये समझ आया आया बताओ। उसके बाद नेक्स्ट जो ये टेट्राड है, ये भी ना दो तरह के बनेंगे। ठीक है। एक में क्या होगा, सक्सेसिव मियोसिस होगी। एक केस में बच्चा क्या होगा, लेट्स से ये है एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल, प्लॉइडी क्या है 2 है। ठीक है। दूसरे में भी एमएमसी है, प्लॉइडी है 2 है। यहां पे क्या हुआ है इसके केस में, माइक्रोस्पोर मदर सेल ने मियोसिस करके माइक्रोस्पोर बनाने हैं, वही प्रोसेस सिखा रही हूं। हो सकता है कि ये एक सक्सेसिव प्रोसेस हो, मतलब एक के बाद एक, सक्सेसिव इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब है नेक्स्ट, एक के बाद एक। साइमल्टेनियस भी हो सकता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मतलब कि इकट्ठे इकट्ठे सक्सेसिव डिवीजन या साइमल्टेनियस डिवीजन। तो सक्सेसिव में क्या हुआ, एक के बाद एक में पहले होगा मियोसिस 1 और बनेंगे 2 सेल्स। ठीक है। फिर होगा मियोसिस 2। एक्चुअली हुआ क्या यहाँ पे, मियोसिस 1 हुई, मियोसिस 1 हुई, बट और साथ ही में क्या भी हो गई, साइटोकाइनेसिस 1 भी हो गई। मियोसिस 1 के बाद ही साइटोकाइनेसिस 1 भी हो गई, 2 सेल बन गए ये रे। अब क्या होगा, फिर से होगी कौन, अब की बार दोबारा हुई मियोसिस 2 एंड ऑल्सो साइटोकाइनेसिस 2। मियोसिस 2 के बाद साइटोकाइनेसिस 2 भी हो गई। तो अब कितने सेल्स बन जाएंगे, again 4 cells will be formed. So these are what? These are 4 microspore, or we can say that I have drawn a microspore tetrad बना लिया मैंने, N है प्लॉइडी। तो ये कौन सी है, ये सक्सेसिव है, एक के बाद एक हो रही है। दूसरे केस में मियोसिस 1 तो हुई, मियोसिस 1 हुई, न्यूक्लियस डिवाइड किए, बट साइटोकाइनेसिस 1 अब की बार हुई ही नहीं हुई। फिर क्या हुआ, सेल तो एक ही रहा, हाँ न्यूक्लियस 2 बन गए। फिर अब करो मियोसिस 2। मियोसिस 2 के बाद क्या हुआ, दोनों साइटोकाइनेसिस एक साथ हुई। साइमल्टेनियस वर्ड का मतलब ये एक साथ, टुगेदर। तो मियोसिस 2 के बाद क्या होगी, साइटोकाइनेसिस भी होंगी दोनों। इस केस में जो टेट्राड बनेंगे, these tetrads are known as, अच्छा पहले तो ये सुन, ये जो सक्सेसिव के बाद टेट्राड बना है ना यहाँ पे, दिस टेट्राड इज नोन एज आइसो बाइलेटरल टेट्राड। बट इसके केस में ऐसा नहीं होगा, इसके केस में बनेगा टेट्राहेड्रल टेट्राड, या फिर लीनियर टेट्राड, या फिर डेक्यूसेट टेट्राड, या फिर टी शेप टेट्राड, ऐसा होगा इसके केस में। आइसोबाइलेटरल सक्सेसिव के केस में टेट्राहैड में क्या हो रहा है, टेट्राहेड्रल में 3 दिख रहे हैं, एक कहाँ गया टेट्रा, तो मतलब 4 होता है, एक इसके ऑपोजिट साइड पे 4 है, जैसे एम्बुलम होता है ना, 3 एक साइड पे और 4 पीछे वाली साइड पे, तो आपको 4 नहीं दिख रहा।
लीनियर में ये कहानी होती है, ये रे चारों ऐसे लाइन बना के बैठे हुए हैं। डेक्यूसेट में ऐसे होता है, और टी शेप में ये होती है स्टोरी, एक ऊपर और बाकी तीन नीचे। तो ये है टेट्राड्स अलग अलग। सक्सेसिव और साइमल्टेनियस डिवीजन आपको समझ आ गई माइक्रोस्पोर्स बनाने की। आइसोबायलेटरल टेट्राड समझ आ गया, डेक्यूसेट, टेट्राहेड्रल, लीनियर, ये सारे समझ आ गए। प्लीज रिमेंबर दिस इज मेजरली फाउंड इन डाइकोट्स एंड दिस वन इज मेजरली फाउंड इन मोनोकोट्स। ठीक है, समझ आ गया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मैंने आपको सिखा दिया, दो तरह के टेट्राड्स बना के दिखा दिए हैं यहाँ पे। टैपेटम मैंने आपको एमीबॉइड और ग्लैंडुलर सिखा दी थी, टैपेटम के क्या फंक्शंस थे ये भी मैंने आपको सिखा दिया था। अब ये जो माइक्रोस्पोर्स बने हैं, देखो ये जो टेट्राड्स बने हैं ना, आइसोबायलेटरल टेट्राड लेके चल रहे हैं। इनके बाहर ना एक लेयर होती है, ये चारों जुड़े हुए हैं, तो जुड़े कैसे होंगे ये चारों? कुछ रीजन होगा जो इनको जोड़ के रख रहा है। ये जो लेयर है ये किसकी है? ये है कैलोज की लेयर। फिर क्या होता है, ये चारों जो है कैलेज एंजाइम आएगा, वो इनकी कैलोज की लेयर को तोड़ेगा, और चारों जो टेट्राड्स थे, जो टेट्राड बन के बैठे हुए थे, अब ये हो गए अलग अलग। कैलेज ने क्या किया? कैलेज एंजाइम ने कैलोज की लेयर को हटा दिया, और टेट्राड जो है वो डिसोसिएट हो गया, और क्या बन गए? पोलन टेट्राड की जगह अब की बार बन गए 4 माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, नाउ these microspores will develop into, ये डेवलप हो जाएंगे और क्या बनाएंगे? माइक्रोस्पोर्स बनाएंगे पोलन ग्रेन्स। ये चीज याद रखना। हम हमेशा से क्या बनाते जा रहे हैं? हम हमेशा से टेट्राड बनाते जा रहे हैं बच्चों। टेट्राड यानी कि चारों एक साथ। चारों एक साथ इसलिए थे क्योंकि उनके बाहर कैलोज की लेयर थी। कैलोज की लेयर कैलेज एंजाइम ने तोड़ दी, और अब की बार वो चारों जो है वो अलग अलग हो गए। Each microspore will develop into a pollen grain. ठीक है, तो माइक्रोस्पोर ने पोलन ग्रेन बनाए, ये कहानी देख लेते हैं हम। देखो, हाउ डज अ पोलन ग्रेन लुक्स लाइक नाउ। जो पोलन ग्रेन है, देखो बच्चों, पोलन ग्रेन जो है इसकी दो लेयर्स है। ये जो आपको ब्लू कलर से दिख रही है ये कंटिन्यूअस लेयर है, देखो एक साथ चल रही है ये लेयर, है ना। दिस ब्लू लेयर is known as intine. What is this? This is the inner layer which is known as intine. This outermost layer, this outer layer, ये continuous नहीं है, ये discontinuous है। फिर से देखो ये blue वाली layer देखो पूरे उसमें फैली हुई है, continuous layer है। ये है discontinuous, थोड़ा सा, फिर और थोड़ा, फिर गैप आ गया, फिर और थोड़ा, फिर गैप आ गया, फिर थोड़ा और, है ना। तो ये discontinuous layer है, इसका नाम है एक्साइन। ब्लू वाली जो लेयर है इंटाइन, वो बिल्कुल प्लेन है, स्मूथ। जबकि अगर मैं एक्साइन की बात करूं तो इस पे देखो डिजाइन है, अलग अलग पोलन ग्रेन के ऊपर अलग अलग डिजाइन होते हैं। इसके अलावा इनके पास है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, और ये क्या है? दिस इज जेनरेटिव सेल। वो मैं आपको बताती हूँ क्या हो रहा है। देखो, जहां पे ये एक्साइन एब्सेंट है, एक्साइन, वहां पे एक पोर बना होता है जिसका नाम है जर्म पोर। जर्म पोर वो जगह है जहां से पोलन ट्यूब बाहर आएगी। ठीक है, अब देखो आप लोग, अब यहाँ पे सिखाती हूँ आपको मैं। लेट्स से दिस इज अ माइक्रोस्पोर, एक माइक्रोस्पोर है। ठीक है, इससे पोलन ग्रेन बना दिया। चलो, पोलन ग्रेन बन गया, ये देख लेते हैं हम। पोलन ग्रेन कैसा दिखता है? पोलन ग्रेन लुक्स लाइक दिस। ये डिजाइन वाली बाहर वाली लेयर। Internal layer is known as, what is internal layer known as? This is known as
intine, and the outer one is exine. ये जगह है जहां पे लेयर एब्सेंट है, इंटाइन एब्सेंट है, इसको क्या बोलते हैं? जर्म पोर बोलते हैं। साइज क्या है इसका? अगर मैं साइज की बात करूं, ये 25 से 50 माइक्रोमीटर के साइज का है। और शेप कैसी है इसकी? शेप जो है इसकी वो स्फेरिकल है। पोलन ग्रेन 25 टू 50 माइक्रोमीटर का होता है और स्फेरिकल शेप का होता है। ठीक है, उसके अलावा न्यूक्लियस तो है इसके पास, ये रहा, दिस इज द न्यूक्लियस। अब क्या होगा? अब इसने क्या करना है बच्चों, इस पोलन ग्रेन ने अब परफॉर्म करना है एसिमेट्रिक माइटोसिस। एसिमेट्रिक माइटोसिस मतलब कि माइटोसिस में जनरली दो सेल्स बनते हैं जो कि इक्वल होते हैं, बट एसिमेट्रिक माइटोसिस में जो दो सेल्स बनेंगे वो इक्वल नहीं होंगे। तो ये रहा, ये रहा। ठीक है, फिर से मैं इंटाइन एक्साइन बना रही हूँ यहाँ पे। देखो, इसका न्यूक्लियस अलग हो गया, इसका न्यूक्लियस अलग हो गया। ये जो है ऊपर वाला बड़ा वाला, इसका नाम है वेजिटेटिव सेल, और ये जो नीचे है इसका नाम है जेनरेटिव सेल। ठीक, अभी ना इंटाइन और एक्साइन को देखो आप लोग, इंटाइन और एक्साइन को देखो। यहाँ पे दो लेयर्स हैं, एक का नाम एक्साइन, दूसरी का नाम इंटाइन। इनमें क्या डिफरेंस है वो देखो। पहले तो एक्साइन जो है वो बाहर वाली है, आउटर वन। इंटाइन जो है वो इनर वन है। एक्साइन जो है बाहर वाली है ना, वो डिसकंटिन्यूअस है। ये जो है इंटाइन इनर लेयर, इट इज कंटिन्यूअस, इसमें कोई पोर नहीं बन रहा। इंटाइन लेयर बिल्कुल स्मूथ है, बिल्कुल प्लेन है, जबकि एक्साइन जो है इट हैज पैटर्न्स, उसके ऊपर देखो डिजाइन्स बने हुए हैं एक्साइन के ऊपर। पोलन ग्रेन को ध्यान से देखो, इनर लेयर विच इज स्मूथ, विच इज प्लेन, इज इंटाइन, it is continuous. The outer one is discontinuous, it has patterns on it. ठीक है, the inner layer is made up of cellulose and pectin, ये cellulose pectin की बनी हुई है। The outer one is made up of a hard substance जिसका नाम है sporopollenin। ये जो sporopollenin है, स्पोरोपोलिन बहुत ही हार्ड मटेरियल है, इसके बारे में आपको बताऊंगी कि ये करता क्या। ठीक है, अब देखो थोड़ा आगे चल के मैं बता देती हूँ आपको इंटाइन एक्साइन के बारे में। यहाँ पे आपने पढ़ लिया, यहाँ पे देखो, द पोलन ग्रेन represent the male gametophyte. What is male gametophyte? It is something, gametophyte is something which is haploid and produces male gamete. बट क्या अभी तक आपको मेल गेमीट दिख रहा है? अभी तक तो नहीं दिखा। अच्छा, क्या हेप्लॉइडी है या डिप्लॉइडी है? अभी तक तो देखो हेप्लॉइडी ही है। कब हुई थी? मियोसिस की थी माइक्रोस्पोर मदर सेल ने, और 4 माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस किए थे जिसको हम माइक्रोस्पोर टेट्राड भी कहते हैं, तो वो हेप्लॉइड है। फिर उन्होंने डेवलपमेंट की और वो बन गए पोलन ग्रेन्स, है ना। तो मेल गेमीटोफाइट वो चीज होती है जो कि हेप्लॉइड हो और क्या प्रोड्यूस करे, और मेल गेमीट्स प्रोड्यूस करे। फिर उसके बाद देखो, ईच पोलन ग्रेन हैज टू लेयर्ड वॉल, दो लेयर है। आउटर वन इज हार्ड कॉल्ड एक्साइन, इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन। अभी आपको बताया आउटर लेयर किससे बनी है, एक्साइन किससे बनी है, यहाँ पे लिखा है ना, एक्साइन इज मेड अप ऑफ अ वेरी हार्ड मटेरियल व्हिच इज नोन एज स्पोरोपोलिन। इन फैक्ट स्पोरोपोलिन वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है अर्थ पे। इनऑर्गेनिक मटेरियल तो देखो आयरन है, वो तो है ही हार्ड, है ना। अब बहुत सारी हार्ड चीजें हैं, स्टोन्स है ना, हार्ड है। बट ऑर्गेनिक चीज जो हार्ड है अर्थ पे, वो स्पोरोपोलिन वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, जो कि इस पोलन ग्रेन को रेजिस्टेंट प्रोवाइड कराता है। किससे? हाई टेम्परेचर से, लो टेम्परेचर से, स्ट्रॉन्ग एसिड से, स्ट्रॉन्ग एल्कली से, और नॉन एंजाइम से। स्पोरोपोलिन इतनी हार्ड है कि वो अपने पोलन ग्रेन को
किसी गर्मी से, सर्दी से, एसिड से, बेस से और एंजाइम से बचाती है। क्योंकि पोलन ग्रेन ने एक जगह से दूसरी जगह जाना है पॉलिनेशन करने के लिए, तो एक जगह से दूसरी जगह जब पोलन ग्रेन जा रहा है, रास्ते में वो डैमेज हो सकता है ना डैमेज रास्ते में। ताकि वो डैमेज ना हो जाए, इसके ऊपर एक हार्ड कवरिंग चढ़ा दी जाती है जिसको स्पोरोपोलिन कहते हैं। The region of exine where sporopollen is absent are called germ pores। अब कोई जगह है जहां पे sporopollen absent है, जैसे कि ये जगह, जैसे कि ये जगह, जैसे कि ये जगह, कुछ जगहें हैं जहां पे sporopollen absent है, उनको germ pore कहते हैं। और वही यही वो जगह है जहां से क्या बाहर निकलेगी, जहां से पोलन ट्यूब बाहर निकलेगी। इनर लेयर इज इंटाइन, इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। तो ये तो सारा मैंने आपको कराया, सिर्फ स्पोरोपोलिन के बारे में नहीं कराया था, वो भी आपको पता चल गया कि स्पोरोपोलिन हार्डेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल है। और ये जो है ये क्या करता है, आउटर लेयर के ऊपर प्रेजेंट है। ये टेम्परेचर, एसिड, बेस, एल्कली, इन सबसे बचाता है अपने पोलन को। इंटाइन एक्साइन समझ आया आपको? अब दोबारा यहाँ पे देखो, पोलन ग्रेन जो था उसने एसिमेट्रिक माइटोसिस की, दो सेल्स बन गए, एक का नाम वेजिटेटिव सेल और दूसरे का नाम जेनरेटिव सेल। देखो फिर से बना रही है यहाँ पे, ये रहा न्यूक्लियस, इसके पास भी न्यूक्लियस है, ये है आपका वेजिटेटिव सेल, दिस वन इज जेनरेटिव सेल। अच्छा, अब वेजिटेटिव और जेनरेटिव सेल में डिफरेंसेस देखो। देखो बच्चों, वेजिटेटिव सेल का साइज कैसा है, लार्ज साइज का। जेनरेटिव सेल कैसा है, स्मॉल साइज का। इतना छोटा है ये, यहाँ पे तो मैंने बड़ा दिखा दिया, ऐसा लगता है दैट इट इज फ्लोटिंग, इट फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है। होता क्या है, जेनरेटिव सेल अब फिर से माइटोसिस करता है, और माइटोसिस करने के बाद इट विल बी मेकिंग टू मेल गेमीट्स। तो हम बोलेंगे इट मेक्स मेल गेमीट्स। जेनरेटिव सेल जो है वो मेल गेमीट्स प्रोवाइड करेगा, बनाएगा मतलब। तो ये क्या करेगा, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू जेनरेटिव सेल। ये जेनरेटिव सेल को क्या प्रोवाइड करेगा, इट विल बी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन टू जेनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल लार्ज साइज का है, वो जेनरेटिव सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। जेनरेटिव सेल छोटा है, वो साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है और मेल गेमीट्स बनाता है। इसके अलावा जो वेजिटेटिव सेल है उसका न्यूक्लियस सिमेट्रिक नहीं है, अच्छा नहीं है ज्यादा। It is an asymmetric nucleus. It is having an asymmetric nucleus. Whereas अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका न्यूक्लियस कैसा है, it has symmetric nucleus। देखो समझ आ गया? अब आपको क्या बोला था कि जो पोलन ग्रेन है हुआ क्या एक्चुअली बच्चा, ध्यान से देखना। माइक्रोस्पोर बना था, माइक्रोस्पोर मध्य सेल से। माइक्रोस्पोर ने थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन की तो बन गया क्या, पोलन ग्रेन, है ना। पोलन ग्रेन जो है उसी को क्या कहते हैं, उसी के अंदर कौन बनता है, मेल गेमीटोफाइट। तो ये सारी चीजों में कंफ्यूज मत होना, ये सारी एक ही बात है। माइक्रोस्पोर कह लो, चाहे पोलन ग्रेन कह लो, चाहे मेल गेमीटोफाइट कह लो, सारे यही हैं। माइक्रोस्पोर जब डिवाइड करता है या थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करता है, इंटाइन बनाता है, तो पोलन ग्रेन कह देते हैं। पोलन ग्रेन जो है उसी के अंदर जब मेल गेमीट्स बन जाते हैं तो उसको मेल गेमीटोफाइट कह देते हैं, है ना। तो हम कह सकते हैं ये टू सेल्ड मेल गेमीटोफाइट है, कह सकते हैं।
या ये 2 सेल्ड पोलन ग्रेन है, बिल्कुल कह सकते हैं, 2 सेल्स हैं इसके। अब जेनरेटिव सेल ने माइटोसिस कर दी, यहाँ पे देखो लिखा जनरेटिव सेल भी माइटोसिस करके 2 मेल गमीट बनाता है। तो फिर से मैं बनाऊंगी ऐसे। अब की बार जेनरेटिव सेल भी माइटोसिस कर चुका है और 2 मेल गमीट बना चुका है। ये देखो, these are what? These are 2 male gametes, है ना? 2 मेल गमीट बना दिए इसने। अब ये जो है वेजिटेटिव सेल जो है, वेजिटेटिव सेल क्या है ना, मैंने न्यूट्रिशन तो दे दी। अब मेरा काम क्या है? मेरा काम होगा पोलन ग्रेन में से पोलन ट्यूब बनाना। पोलन ट्यूब भी तो कोई बनाएगा ना, इसीलिए वेजिटेटिव सेल जो है इट इज ऑल्सो नोन एज ट्यूब सेल। वेजिटेटिव सेल को ही ट्यूब सेल कहते हैं। तो ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल के बीच में डिफरेंसेस बता दिए। फिर आपको ये भी बताया कि वेजिटेटिव सेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, बड़ा होता है, सिमेट्रिक न्यूक्लियस होता है। जेनरेटिव सेल छोटा होता है, डिवाइड करता है और 2 मेल गमीट्स बनाते हैं, सिमेट्रिक न्यूक्लियस होता है। जेनरेटिव सेल 2 मेल गमीट बना दिए जेनरेटिव सेल ने। वेजिटेटिव सेल पोलन ट्यूब बनाएगा आगे चल के, इसलिए उसको ट्यूब सेल भी कहते हैं। यहाँ पे है हमारे पास 2 सेल्ड पोलन ग्रेन, और ये जो है ये है हमारे पास 3 सेल्ड पोलन ग्रेन या फिर मेल गेमीटोफाइट। मैंने आपको बोला कि पोलन ग्रेन, मेल गेमीटोफाइट ये इंटरचेंजेबली यूज हो जाती हैं चीजें। पोलन ग्रेन के अंदर ही तो मेल गेमीटोफाइट बना ना, इसलिए। तो यहाँ पे 3 सेल्ड पोलन ग्रेन मैंने ड्रॉ कर दिया। यहाँ तक समझ आया? अब एक और बात याद रखो आप लोग, यहाँ पे लिखी है, देखो। A mature pollen grain contain 2 cells, the vegetative cell and the generative cell. देखो, ये रहा generative cell और ये रहा vegetative cell. The vegetative cell is bigger, has abundant food reserve and large irregular nucleus. बता दिया आपको. Generative cell is small, floats in the cytoplasm of vegetative cell. बता दिया. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 60% एंजियोस्पर्म्स में पोलन ग्रेन्स आर शेड एट 2 सेल स्टेज। जैसे ये वाली स्टेज आती है, जब हमारे पास ये वाली स्टेज आ जाएगी, 2 सेल स्टेज आ जाएगी, तो पोलन ग्रेन्स को शेड कर दिया जाता है। बट ये कब होता है? 60% एंजियोस्पर्म्स में पोलन ग्रेन आर शेड एट दिस स्टेज। तो फिर ये कब 2 मेल गमीट कब बनेंगे? 2 मेल गमीट तब बनेंगे जब ये पोलन ग्रेन उड़ के स्टिग्मा पे बैठ जाएगा। तो बाकी के 40% एंजियोस्पर्म में प्रॉपर 3 सेल स्टेज पे ही पोलन ग्रेन जो है वो पॉलिनेशन शो करेगा, जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है इन रिमेनिंग स्पीशीज द जेनरेटिव सेल divides mitotically to give rise to 2 male gametes before pollen grain are shed at 3 cell stage. 60% angiosperms में they will be leaving pollen, they will be leaving their anther. pollen grain जो है anther कब छोड़ेंगे? 2 cell stage पे ही, बाकी पे 3 cell stage पे। ये जो 2 cell stage वाला pollen grain है, ये जो 2 cell stage वाला pollen grain है, ये जैसे ही इस स्टिग्मा पे लैंड करेगा, ये स्टिग्मा पे लैंड करने के बाद 3 सेल्स बना लेगा। 40% एंजियोस्पर्म्स में वो शेड ही 3 सेल स्टेज पे होगा। तो इस बात को समझने की कोशिश करना। सो दिस वाज अबाउट द पोलन ग्रेन। अगली क्लास में हम क्या करेंगे? अगली क्लास में हम इन पोलन ग्रेन्स की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कर लेंगे, फायदे कर लेंगे, ठीक है? फिर मैं आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे ले चलूंगी। मेल गेमीट्स तो समझ आ गए, 2 मेल गेमीट्स। पोलन ट्यूब बनेगी, पोलन ट्यूब कौन बनाएगा? वेजिटेटिव सेल बनाएगा, तभी तो उसको ट्यूब न्यूक्लियस कहा गया, तो ट्यूब सेल कहा गया। तो वो आगे की तरफ बढ़ेगा और उनको फीमेल की तरफ लेके जाएगा। तो हमने गिमीटोजेनेसिस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला स्टेप था गिमीटोजेनेसिस। गिमीटोजेनेसिस यानी कि गिमीट बनना। तो मैंने यहाँ तक आते आते आपको पोलन ग्रेन के अंदर मेल गिमीट बना के दिखा दिया है। दिख रहे हैं यहाँ पे पोलन ग्रेन के अंदर मेल गमीट? तो गमीटोजेनेसिस हो गया ना। नाउ फीमेल गमीटोजेनेसिस हम करेंगे, फीमेल गमीट बनाएंगे, उसके बाद गमीट का ट्रांसफर यानी कि पॉलिनेशन करेंगे, ठीक है? सो इन टुमारोज क्लास वी विल बी स्टडीइंग अबाउट फीमेल गमीटोजेनेसिस, ठीक है? Then we'll be studying about pollination. Then we'll be moving on to pollen pistil interaction. After that, we will be doing fertilization.
फर्टिलाइजेशन के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ये सब हम पढ़ेंगे. सो दिस इज इट फॉर टुडे. आई होप आपको अच्छे से समझ आया. आई होप ये आपका बहुत अच्छा सा रिविजन हो गया होगा. जिन्होंने पढ़ा उनके लिए रिविजन, और जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको समझ आ गया होगा. So that is it. Thank you so much. Please keep attending the DPPs which I have shared with all of you in the live chat. Thank you. Bye bye.